नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप खबरदार देख रहे हैं सीधे नॉर्थ सिक्किम से। हालांकि खबर पूरे देश की आपको देंगे और खासकर जम्मू कश्मीर की देंगे। सबसे पहले हम खबरों को जरा खबरदार के लेंस से देख लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि विस्तार से आज कौन सी चीजें हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की होने वाली है। आज जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा दिन था। पीएम और जम्मू कश्मीर के 14 बड़े नेताओं के बीच दोपहर 3:30 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक क्या बात हुई, उससे कश्मीर की कौन सी नई पिक्चर निकलकर सामने आई है, कश्मीर पर पीएम मोदी के मन की बात क्या है, इन सवालों के जवाब आपको देंगे और 5 तस्वीरों और तमाम बयानों की मदद से पीएम की मीटिंग का पूरा हाल आपको बताएंगे। बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत सरकार को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान से बातचीत कश्मीर के लोगों को सुकून देती है। इस सुकून को भी राजनीति के लेंस से जरा हम देख लेंगे। कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा बहुत बड़ा है। अगर सावधान नहीं रहे तो ये भारत में तीसरी लहर का रूप ले सकता है। इसीलिए हम लगातार इस वेरिएंट से जुड़ा हर अपडेट आपको दे रहे हैं। भारत में डेल्टा प्लस से पहली मौत रिकॉर्ड हुई है। आज इस खबर का पूरा विश्लेषण करेंगे और ये भी देखेंगे कि डेल्टा प्लस की पहचान का तरीका क्या है, संक्रमण कितना तेज है, वैक्सीन इस पर कितनी कारगर है और अगर वैक्सीन की सिंगल डोज लगी है तो कितना खतरा है। चीन की बदनाम वुहान लैब से जुड़ी ये खबर लगातार ट्रेंड कर रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया को जिस वुहान लैब पर वायरस फैलाने का शक है, उसी वुहान लैब को चीन ने चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार देने की पैरवी कर दी। चीन की कुख्यात वैज्ञानिक शी जेंगली, जिन्हें बैट वुमन कहा जाता है, वो भी चीन के लिए आदरणीय और पुरस्कार के योग्य है। कैसे कोरोना वाली जांच से बचने के लिए चीन ने पुरस्कार प्लान बनाया है, ये आपको देखना चाहिए। और शुरुआत में ही आपको एक्स्ट्रा खबरदार कर देते हैं, भारत दानवीरों का देश है और शायद इसीलिए पिछले 100 वर्षों में दुनिया में सबसे ज्यादा दान देने वालों की लिस्ट में टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा का नाम नंबर 1 पर है। एक ताजा रिपोर्ट से यह बात सामने आई है। जमशेदजी टाटा ने 102.4 अरब डॉलर यानी करीब 7,60,000 करोड़ रुपए दान दिए थे और इसीलिए उन्हें सबसे बड़े दानवीर का दर्जा मिला। नंबर 2 पर बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स हैं। 5वें नंबर पर वॉरेन बफे। टॉप 50 दानवीरों में दूसरे भारतीय हैं अजीम प्रेमजी, जो 12वें नंबर पर हैं और 1,63,000 करोड़ रुपए दान कर चुके हैं। टॉप 50 में अमेरिका के 38 दानवीर हैं, जबकि भारत के 2 नाम। और आइए अब आपको हम 5 बड़ी बातें दिखाते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कश्मीर के नेताओं को बुलाया तो उससे निकलकर सामने आई। इसमें कुल मिलाकर यह साफ किया गया है कि विधानसभा चुनाव जो हैं वो होंगे, लेकिन टाइमलाइन अभी इसकी तय नहीं की गई है। विधानसभा चुनावों के लिए परिसीमन बहुत जरूरी है। परिसीमन को लेकर इतने दिनों से चर्चा हो रही है। हालांकि अफवाहें उतनी ही ज्यादा उड़ रही हैं, लेकिन परिसीमन होने के बाद चुनावों की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ये बताया गया है। परिसीमन और चुनाव हो जाए तो पूर्ण राज्य का दर्जा भी हो जाएगा। अभी दरअसल जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को अलग अलग करके दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, लेकिन चुनाव के बाद मुमकिन है कि परिसीमन और उसके बाद चुनाव, उसके बाद मुमकिन है कि पूर्ण राज्य का दर्जा फिर मिल जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो ये कुल मिलाकर बैठक हुई है, उसमें बहुत सारी चीजें हुई हैं कि दिल से लेकर दिल्ली तक सबको जुड़ना चाहिए कश्मीर से। अहम बात यह कही गई है कि वहां पर चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। इसी ही लेकर सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ था। तो चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, इसी बात को कहा गया। जितने भी नेता इसमें शामिल थे, सबकी तरफ से यह कहा गया है कि जो बैठक है बहुत अच्छे माहौल में हुई है। दोपहर 3:30 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक 3 घंटे तक प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं से क्या बात की। बाहर निकलकर नेताओं ने एक एक बात बताई। सबसे पहले बीजेपी के नेताओं से सुनिए कि मीटिंग के अंदर क्या क्या हुआ।
अति जल्द ही डिलिमिटेशन के साथ इलेक्शन यहाँ पर करवाए जाएंगे। और सभी ने दर्द भरे स्वर से अगर कुछ कहा भी है तो मुझे लगता है कि सब सामान्य तरीके से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की बात चाहते हैं, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन चाहते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने एक विश्वास दिलाया है कि राजनीति से उठ करके हम सब जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम करेंगे। जम्मू कश्मीर की जनता ने पिछले 35-40 वर्षों में आतंकवाद की बड़ी मार सही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के जो लोगों की तकलीफों पर दिल से मरहम लगाने का काम किया है। और आगे भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो दिल खोलकर जम्मू कश्मीर की जनता की सेवा करें। बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुल के बातें हुई हैं और प्रधानमंत्री जी ने बड़ी शांति से, बड़े प्रेम से सारी बातें सुनी हैं। और जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र, देश की अखंडता के लिए, वहाँ की डेवलपमेंट के लिए हम सभी जो है इकट्ठे होकर आगे चलें, इस प्रकार की बात प्रधानमंत्री जी ने कही है। और जितने भी लोग वहाँ पर थे वो लगभग सारे अपनी अपनी बात रखने के बावजूद भी इस बात पर सभी का कंसेंसस था। नेता चाहे बीजेपी के हों या किसी और पार्टी के, नेता चाहे जम्मू के हों या फिर कश्मीर के, सबकी मांग यही थी, सबकी सहमति यही थी। और पीएम के सामने ये बात भी सबने रखी कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए। मंत्री साहब ने भी और वजीर आजम साहब ने दोनों ने कहा कि स्टेटहुड रिस्टोर करना और जल्द से जल्द चुनाव करना, वो चाहते हैं कि दोनों चीज़ों पे बहुत जल्दी जो है कार्रवाई शुरू हो। कांग्रेस से गुलाम नबी आजाद और दूसरे नेताओं ने पीएम से मीटिंग में अपनी 5 मांगे रखी। इनमें सबसे बड़ी मांग ये है कि पूर्ण राज्य का दर्जा चुनाव से पहले ही दिया जाए, क्योंकि राज्य का दर्जा देने का इससे अच्छा समय कोई दूसरा नहीं होगा, क्योंकि कश्मीर में अभी शांति है, एलओसी पर भी हालात सही हैं। आश्वासन दिया प्रधानमंत्री ने, उसको लेके आप संतुष्ट हैं? उसमें ये कहेंगे कि असली संतोष उस दिन हो जाएंगे जिस वक्त अनाउंसमेंट हो जाएगी कि स्टेटहुड, फुल फ्लैज स्टेटहुड जम्मू कश्मीर, और उसके बाद इलेक्शन डेट अनाउंस हो जाएंगे, उस दिन हम संतुष्ट हो जाएंगे। आपने ये भी कहा कि पहले जो है स्टेटहुड मिले उसके बाद इलेक्शन। हमने बताया, मैंने कहा जब बोल रहे थे मैंने कहा कि भाई उल्टा नहीं कर रहे हैं आप, पहले इलेक्शन करो फिर स्टेटहुड पहले होनी चाहिए, उसके बाद इलेक्शन। गृह मंत्री खुद कई बार कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर का यूनियन टेरिटरी का दर्जा परमानेंट नहीं है, समय आने पर इसे बदला जाएगा। कश्मीर पर इस बड़ी मीटिंग में खुद पीएम और गृह मंत्री ने भरोसा दिया कि कश्मीर की बेहतरी के लिए जो भी होगा वो किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा जो ही डिलिमिटेशन की प्रोसेस खत्म हो जाएगी, इलेक्शंस के लिए नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हो जाएगी। और उन्होंने लोगों का सुना, और जब प्रधानमंत्री लोगों के दुख सुने तो उन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हूं और हमें उम्मीद है कि आगे अच्छा ही होगा। स्टेटहुड के बारे में सब लोगों ने डिमांड की, जो जिन लोगों ने बोला स्टेटहुड के बारे में ऑलमोस्ट यूनानिमिटी थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का रिस्पांस था कि पहले डिलिमिटेशन होना चाहिए, फिर आपने जो दूसरे इशू रेज किए हैं वो कंसीडर करेंगे। लेकिन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटहुड के बारे में कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ ये कहा कि पहले डिलिमिटेशन होना चाहिए, फिर दूसरे मुद्दे जो हैं उनको एड्रेस किया। चुनाव कश्मीर में डिलिमिटेशन की प्रक्रिया 1 साल से चल रही है। परिसीमन आयोग का काम अगले साल मार्च तक बढ़ाया भी गया है। डिलिमिटेशन के बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ये आज की मीटिंग से साफ हो गया। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर की डिलिमिटेशन प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उमर अब्दुल्ला ने कहा डिलिमिटेशन की जरूरत ही नहीं है। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, वो यूनियन टेरिटरी जो है वो वहाँ, चाहे वो जम्मू के लोग हों चाहे वो कश्मीर के लोग हों, वो इस यूनियन टेरिटरी को बिल्कुल नहीं पसंद करते। वो चाहते हैं कि फौरी तौर जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दिया जाए और पूरी तरह से रियासत का दर्जा दिया जाए, कोई हाफ हार्टेड स्टेट नहीं। डिलिमिटेशन का सवाल हो या फिर सवाल इस बात का हो कि चुनाव के बाद पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए या फिर चुनाव से पहले पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, ये टकराव के बड़े मुद्दे हैं। लेकिन जिस माहौल में पीएम के साथ मीटिंग हुई, जिस तरह से बड़े टकराव को किनारे रखा गया, जिस तरह से सबने जम्मू कश्मीर की बेहतरी की बात की और खुले मन से बात की, वो कश्मीर पर बड़ी उम्मीद जगा रही है।
दिल्ली से अशोक सिंघल और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो जम्मू कश्मीर के लिए अच्छे संकेत इसीलिए हैं क्योंकि 2 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि सारे बड़े नेता एक साथ बैठे, खुले मन से सबके बीच में बातचीत हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे मामले सुलझ गए हैं। जो गुपकार अलायंस की तमाम अलग अलग पार्टियां हैं, उन सब की तरफ से जो अभी तक एजेंडा उठाया जा रहा था, उस एजेंडे पर भी बात हुई। मिसाल के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री वहां के उमर अब्दुल्ला, उन्होंने जो अपनी तरफ से बातें कही हैं, उन्होंने कहा है कि जो कुछ हुआ है जम्मू कश्मीर में, उसके बाद वहां पर और केंद्र के बीच का जो रिश्ता है वो टूटा है और इसे दोबारा बहाल करने का, इस भरोसे को बहाल करने की जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार की बनती है। दूसरा, वो कह रहे हैं कि 370 जो अनुच्छेद 370 वाला जो फैसला है उसे वो अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज कर लेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कुल मिलाकर यहां पर स्पष्ट कर दिया है कि गुपकार अलायंस की जो पार्टियां हैं वो सीधे तौर पर सिर्फ एक मीटिंग से सारी बातों को सुलझाने वाली नहीं है। वजीर आजम साहब को ये भी हमने समझाया कि एक विश्वास टूट चुका है जम्मू कश्मीर और केंद्र के दरमियान। उस विश्वास को दोबारा कायम करना वो मरकज की जो हुकूमत है, सबसे पहले तो उनकी जिम्मेदारी है और उसके लिए जो कदम वजीर आजम साहब उचित समझें, सही, उनको वो कदम उठाने चाहिए। अपनी पार्टी के तरफ से वजीर आजम साहब को और सबको कहा कि जहाँ तक 5 अगस्त 2019 का फैसला है या जो किया गया, हम उसके साथ नहीं हैं, हम उससे सहमत नहीं हैं, हम उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन उसकी मुखालफत में हम कानून को अपने हाथ में भी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। हम आइन या इस मुल्क के संविधान के तरफ से जो हमें इजाज़त दी है अदालत का इस्तेमाल करने की, हम अदालत का इस्तेमाल करके अदालत में जाके अपना पक्ष वहाँ पे रख के इस फैसले के खिलाफ जो है अपनी लड़ाई लड़ेंगे। फारूक साहब ने मीटिंग में कहा जो एक मिसट्रस्ट का माहौल बना हुआ है, जो विश्वासघात हुआ है, जो विश्वास की अब कमी रही है, उसको अगर दुरुस्त किया जाएगा तो मुझे लगता है जो वजीर आजम साहब ने कमिट किया है कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी दोनों वो दूर करना चाहेंगे, तो उसमें शायद कुछ हद तक वो सब करेंगे। लेकिन हम में से कोई शायद ये उम्मीद करें कि एक ही मीटिंग में ये सारा कुछ मुमकिन होगा, ये शायद हमारे तरफ से कोई एक गलतफहमी होगी। महबूबा मुफ्ती के लेकिन तेवर बिल्कुल भी नहीं बदले। वो जिस सुर में बोलती हैं उसी सुर में बोलती रही। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब सरकार चीन से बात कर सकती है, पाकिस्तान से अलग अलग मुद्दों पर बात कर सकती है, तो फिर इस पूरे मामले में आखिर पाकिस्तान को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया जा सकता। दरअसल बहुत तरह से महबूबा मुफ्ती के सामने बात रखी गई है, उन्हें समझाने का प्रयास किया गया है, लेकिन वो या तो समझना चाहती नहीं है या शायद फिर उनके एजेंडे को सूट करता है। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को लेकर जो बयान दिए हैं उस पर स्पष्टीकरण भी जरूरी हो जाता है। देखिए, बहुत ही अच्छे माहौल में बात हुई। मैंने जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की। जो जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त कई तरह की मुसीबतें सह रहे हैं, बहुत मुश्किल में हैं, बहुत तकलीफ में है। जम्मू कश्मीर के लोग 2019 5 अगस्त के बाद गुस्से में हैं, नाराज हैं, जज्बाती तौर टूट गए हैं, बड़ा ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं। मैंने उनको कहा कि जम्मू कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 को जिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल और इमोरल तरीके से 370 को हटाया गया, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ने 70 साल स्ट्रगल किया 370 को हटाने के लिए, जो इलीगली हटाया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया, हमारी जमात जम्मू कश्मीर के लोग कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली स्ट्रगल करेंगे, चाहे महीने लग जाए या साल लग जाए। हम जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करेंगे, क्योंकि ये हमारे आइडेंटिटी की बात है। ये हमें पाकिस्तान से नहीं मिला था, ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद हमको दिया था।
और जो जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी है, हमारे जॉब से, हमारी लैंड है, हमारा डोमिसाइल है, ये सारा सिक्योर करता है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हमने कहा कि आप चाइना के साथ बात कर रहे हैं जहां लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जम्मू कश्मीर में लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, आपने पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है। इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें काफी लोगों का रोजगार है। और जम्मू कश्मीर में जो सख्ती है, जो पकड़ दकड़ है, जो मारपीट का माहौल है, जिस तरह से भी बात की नहीं होती है तो उसको यूएपीए लगाया जाता है। अभी कोई सांस ले नहीं पाता है, जर्नलिस्ट को तंग किया जाता है, सबको तंग किया जाता है। ये सख्ती बंद होनी चाहिए। पता नहीं महबूबा मुफ्ती किन कश्मीरियों की बात करती हैं जिन्हें पाकिस्तान के नाम से सुकून मिलेगा, क्योंकि कश्मीर के जो लोग हैं वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनकी तरक्की के लिए, कश्मीर के विकास के लिए जो काम किए जा सकते हैं वो किए जाएं। अब इसमें कितनी भागीदारी किसकी हो सकती है वो देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, एमईए ने इस पर थोड़ा स्पष्टीकरण जरूर दे दिया और एक बार फिर अपनी बात को दोहराया है कि पाकिस्तान जब तक अपने आतंक वाले रास्ते को नहीं छोड़ता है उससे बातचीत नहीं की जा सकती। Regarding developments in Jammu and Kashmir, this is clearly an internal matter for India. As far as our bilateral relations with Pakistan are concerned, our stand is well known. We desire normal relations with all our neighbors, including Pakistan. Pakistan must work towards creating a conducive atmosphere, including by taking credible, verifiable and irreversible actions to not allow any territory under its control to be used for cross-border terrorism against India in any manner. और इस बैठक में कांग्रेस के भी 3 नेता गए थे। गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री ने अब किया, क्या उसका श्रेय प्रधानमंत्री को देंगे कि वो मिले और उन्होंने थोड़ी शिकायतें, गिला शिकवे थोड़े दूर हुए? देखें, ये श्रेय किसको जाता है, श्रेय नहीं जाता है। ये हर प्राइम मिनिस्टर, ये भी बताया गया कि इंदिरा गांधी मीटिंग रहती थी, राजीव गांधी मीटिंग रहता था, नरसिम्हा मीटिंग, सब लोगों ने ये बोल दिया। तो उनको कहा था आपको भी लेना चाहिए था, तो उसी पर उन्होंने जवाब दे दिया। ये हम कह सकते हैं कि ये मीटिंग पहले होती तो शायद जो आज जो दूरियां या कंफ्यूजन या मिसट्रस्ट था वो पिछले साल दूर हो गया होता। बाय एंड लार्ज पॉलिटिकल पार्टीज ने भी कहा, पीएम ने भी कहा भाई आज की मीटिंग से मिसट्रस्ट बहुत कम हो गया। तो अगर ये पिछले साल मीटिंग होती बहुत अच्छा होता, लेकिन उसका जवाब प्रधानमंत्री ने दिया कि उसका कारण था कि जिस तरह से तो सर अगर ये कहें कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जो आश्वासन दिया प्रधानमंत्री ने उसको लेके आप संतुष्ट हैं? उसमें ये कहेंगे कि असली संतोष उस दिन हो जाएंगे जिस वक्त अनाउंसमेंट हो जाएगी कि स्टेटहुड, फुल फ्लैज स्टेटहुड जम्मू कश्मीर, और उसके बाद इलेक्शन डेट अनाउंस हो जाएंगे, उस दिन हम संतुष्ट हो जाएंगे। आपने ये भी कहा कि पहले जो है स्टेटहुड मिले उसके बाद इलेक्शन। हमने बताया, मैंने कहा जब बोल रहे थे मैंने कहा कि भाई उल्टा नहीं कर रहे हैं आप, पहले इलेक्शन करो फिर स्टेटहुड पहले होनी चाहिए उसके बाद इलेक्शन। और डीलिमिटेशन का कोई टाइमलाइन, कोई उसका तो टाइमलाइन है ही, वो तो मार्च में खत्म हो गया था, एक्सटेंड अभी मार्च तक है जी। तो आप लोग इंतजार करने के लिए तैयार है 1 साल के? एक्सटेंड जो होता है वो आखिरी डेट नहीं होती है, अगर कोड नहीं होगा तो उनमें भी हो सकता है ना। अगली बैठक कब होगी इसके बारे में? नहीं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। और अमित शाह ने क्या पूरा आश्वासन दिया है कि स्टेटहुड जो है जो कहा कि इलेक्शन, ये डिलिमिटेशन के बाद हम इलेक्शन भी कराएंगे और स्टेटहुड भी देंगे। कम से कम सबकी मांगें स्पष्ट हैं और अब आगे की दिशा में बढ़ा जा सकता है इस पूरे मुद्दे को लेकर, वरना राजनीति में कहीं ना कहीं वो मुद्दे खो जाते हैं जिनकी वजह से ये सारी चीजें हुई रहती हैं। यहां जहां नॉर्थ सिक्किम में मैं खड़ी हूं वहां पर धुंध की शक्ल में बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, बरसात तो हो ही रही है, लेकिन कश्मीर में लग रहा है जैसे धुंध छट रही है। और इसके लिए आपको 3 घंटे की उस सीरियस मीटिंग से पहले की बातचीत और तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए।
ये तस्वीर अरसे बाद आई है, अरसे तक याद रहेगी। मोदी भी हैं, शाह भी हैं, अब्दुल्ला भी हैं, महबूबा भी हैं, जम्मू के नेता भी हैं, कश्मीर के नेता भी हैं। किसी को याद भी नहीं होगा कश्मीर पर ऐसी ग्रुप फोटो पिछली बार कब देखी थी। 2 साल तो सीधे सीधे निकल गए, लेकिन अब नई शुरुआत हुई है। 2 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, आमने सामने की मुलाकात हुई, एक दूसरे के सामने पड़े, एक साथ, एक ही जगह, एक छत के नीचे सब थे। प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर स्वागत किया, अभिवादन किया। गुलाम नबी आजाद खिलखिला गए, दूसरे नेताओं ने हाथ जोड़े, फारूक अब्दुल्ला ने भी हाथ जोड़े। सिर्फ महबूबा मुफ्ती के इमोशन मास्क में छिप गए और किनारे खड़े उमर अब्दुल्ला थोड़ा सीरियस दिखे। बाकी सबके चेहरे पर मुस्कान थी, माहौल अच्छा बन गया। फोटो सेशन के बाद करीब 3:30 बजे मीटिंग शुरू हुई। ठीक सामने प्रधानमंत्री बैठे, उनके बगल में एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह और दूसरी तरफ राज्यपाल मनोज सिन्हा बैठे। सामने एक तरफ एक के बाद एक फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, महबूबा मुफ्ती बैठे। प्रधानमंत्री और गुलाम नबी आजाद एक दूसरे से बातचीत करने लगे। आजाद के साथ पीएम की केमिस्ट्री सब जानते हैं। महबूबा मुफ्ती यहाँ भी बहुत सीरियस दिख रही थी। 2 साल की बीती बातें उन्हें भूली नहीं होंगी, लेकिन अब बीती बातों से आगे बढ़ना है। फारूक अब्दुल्ला इसे अच्छे से समझते हैं। वो पीएम के सबसे करीब बैठे थे। वो पहले ही बोल चुके थे कि इस मीटिंग के लिए वो खुले मन से आए हैं। उन्हें अपने पीएम से, अपने वतन से बात करनी है। मैं पाकिस्तान वगैरह की बात नहीं करना चाहता। मुझे अपने वतन से बात करनी है, अपने वतन के प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है। फारूक अब्दुल्ला की इस बात ने सबका दिल जीत लिया। यही सोच कश्मीर को नया रास्ता दिखाएगी, यही सोच कश्मीर पर नई पहल को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि अड़ंगा लगाने वाले तो बहुत हैं, कश्मीर को आगे बढ़ाने वाले कम हैं। आज तक ब्यूरो। बात कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट की। क्या ये जो वेरिएंट है ये दुनिया का सबसे ताकतवर वेरिएंट है? दुनिया में अब तक 200 मामलों की ऐसी पुष्टि हो चुकी है, लेकिन भारत में एक मौत जो हुई है उसे भी बहुत ध्यान से देखना होगा, उसका विश्लेषण करना होगा। भारत में इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कह दिया गया है और आशंकाएं हैं कि कहीं इसके जरिए तीसरी लहर की शुरुआत न हो जाए। फिलहाल तक 2 मरीज प्राप्त हुए हैं इस वेरिएंट के। दोनों में डिफरेंस ये था कि एक को वैक्सीन लगी हुई थी और एक तो नहीं लगी हुई थी। जिसको नहीं लगी हुई थी उसकी मौत हुई है, जिसे लगी हुई थी वो अभी स्वस्थ है। हो सकती है कि वायरस ज्यादा इन्फेक्शियस हो गया, ज्यादा तेजी से फैल सकता है, कि वो जो हमारे एस रिसेप्टर्स हैं उसमें एकदम जल्दी से चिपक जाता है और एकदम फैलना शुरू हो जाता है, कि वायरस ज्यादा विरुलेंट हो गया है, ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन कर रहा है, वो फेफड़े में एकदम अटैक कर रहा है और जो लोगों को निमोनिया हो रहा है, डेथ्स ज्यादा हो रही है, हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा हो रही है। तीसरी इशू ये हो सकती है
कि वायरस ने इम्यून एस्केप मैकेनिज्म बना लिया है, कि जो हम वैक्सीन दे रहे हैं उसकी एफिकेसी कम हो गई है। चौथी चीज ये भी हो सकता है कि वायरस जो है वो म्यूटेट कर गया और अब हमारे टेस्ट में है। डेल्टा वेरिएंट में एक चीज की वजह से इन्फेक्शन जल्दी दूसरे को लगने का चांस जो होता है या ज्यादा लोगों को लगने का जो चांस होता है वो बरकरार रहता है, और एक बार अंदर गया तो वो एक पेशी से दूसरे पेशी के अंदर जाना उसके लिए आसान होता है। वो सिंसिशिया बना के, यानी एक किस्म से उस पेशी के बगैर बाहर आए, अंदर से अंदर ही दूसरे पेशी के शरीर के अंदर जाने की क्षमता रखता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक डेल्टा प्लस वेरिएंट भले ही पुराने वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक हो, लेकिन अभी इसके बारे में काफी कुछ जानना बाकी है। इसीलिए अभी भी कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक चुनौती बन सकता है। फिलहाल विशेषज्ञों ने बताया है कि भारत के अलावा कई अन्य ऐसे देश हैं जहां पर डेल्टा प्लस इस वक्त अपने पैर पसार रहा है, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, रशिया, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में भी डेल्टा प्लस पाया जा रहा है। यहां से आने वाले शोध फिलहाल ये भी कह रहे हैं कि फाइजर और एस्ट्राजेनेका जैसी वैक्सीन की एफिकेसी इसके सामने कम होती जा रही है। लेकिन भारत में फिलहाल वैक्सीन को लेकर शोध जारी है, ये चेक करने के लिए कि क्या वाकई में वैक्सीन की एफिकेसी इस वेरिएंट के सामने कम दिखाई दे रही है या नहीं। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। किसी भी वायरस के सैकड़ों म्यूटेशन होते हैं और कोरोना वायरस के मामले में भी यही हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे म्यूटेशन होते हैं जो बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति में डाल देते हैं। कोरोना वायरस को हम देखें, कोविड-19 को देखें तो अभी तक 4 ऐसे हो चुके हैं। इनके बारे में जरा हम आपको विस्तार से समझाते हैं, बताते हैं कि ये क्या क्या है। टॉप 4 की लिस्ट में पहले नंबर पर है कोरोना का अल्फा वेरिएंट। WHO की ताजा रैंकिंग के अनुसार ये वेरिएंट 170 देशों में फैल गया है। दूसरे नंबर पर है बीटा वेरिएंट, जो दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले मिला और दुनिया के 119 देशों को परेशान कर रहा है। तीसरे नंबर पर है डेल्टा वेरिएंट, जो सबसे पहले भारत में मिला था। WHO के अनुसार ये वेरिएंट अब तक 85 देशों में फैल चुका है। और नंबर 4 पर है गामा वेरिएंट। ये वेरिएंट सबसे पहले ब्राजील में मिला था। अब तक 71 देशों में गामा वेरिएंट मिले हैं। WHO ने माना है कि चारों वेरिएंट दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण की वजह है। साथ ही WHO ने चेतावनी दी है कि इस वक्त डेल्टा वेरिएंट सबसे तेजी से फैला है और डेल्टा वेरिएंट ने म्यूटेट होकर डेल्टा प्लस का रूप ले लिया है। इसे लेकर शोध अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन आने वाले वक्त के लिए इसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। कोरोना वायरस पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है, नित नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, लेकिन चीन को अभी भी लगता है जैसे इस बात पर फख्र है। दुनिया भर में सवाल उठते हैं उस वुहान लैब पर जहां से मुमकिन है कि कोविड-19 जो है अपने मौजूदा स्वरूप में निकला हो, लेकिन चीन तो चाहता है कि वुहान लैब को नोबेल पुरस्कार मिल जाए। पूरी दुनिया चीन की वुहान लैब के कोरोना वायरस की जन्मस्थली होने का शक जता रही है, लेकिन चीन की बेशर्मी की हद देखिए कि वो अपनी इसी बदनाम वुहान लैब के लिए नोबेल पुरस्कार चाहता है। कोविड-19 से जुड़ी रिसर्च के लिए वुहान लैब की टीम की आलोचना के बजाय उसे मेडिकल क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाना चाहिए।
पता नहीं चीन के दिमाग में कौन सा वायरस घुसा हुआ है जो वो वुहान लैब के वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज देने की ख्वाहिश का खुलेआम इजहार कर रहा है। वो वुहान लैब जहां 2015 से ही कोरोना वायरस को इंसानों में संक्रमित करने की कोशिशें की जा रही थी। वो वुहान लैब जहां से कोरोना वायरस लीक होने का शक अब पुख्ता होता जा रहा है। वो वुहान लैब जहां कोरोना उत्पत्ति की इंटरनेशनल जांच के नाम पर चीन बौखला जाता है। उस वुहान लैब के लिए चीन को नोबेल पुरस्कार चाहिए। ये तो टू मच हो गया। अपनी इस डिमांड के लिए चीन ने क्या तर्क दिए हैं, जरा उन्हें भी जान लीजिए। जिन लोगों ने हाई क्वालिटी वायरल जीनोम पर स्टडी की, उन्हें वायरस तैयार करने का आरोपी बना दिया गया होता तो क्या जिन वैज्ञानिकों ने पहली बार HIV वायरस का पता लगाया था उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलता? और क्या माइक्रोब्स की खोज करने वाले लुईस पाश्चर को पूरी दुनिया में बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? इसी आधार पर कोविड-19 से जुड़ी रिसर्च के लिए वुहान लैब की टीम की आलोचना के बजाय उसे मेडिकल क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाना चाहिए। मजेदार बात तो ये है कि नोबेल सम्मान की पैरवी करने से पहले ही चीन ने वुहान लैब को इस साल अपने सबसे बड़े मेडिकल साइंस सम्मान से नवाज दिया है। साथ ही चीन में बैट वुमन के नाम से मशहूर और वुहान लैब में पशुओं पर शोध करने वाली वैज्ञानिक शी झेंगली को भी सम्मानित किया है। शायद ये वुहान लैब के उन वैज्ञानिकों को शी जिनपिंग का इनाम है जो कोरोना वायरस की लैब लीक थ्योरी में मुख्य आरोपी हैं। चीन अमेरिका के खिलाफ 3 तरह की जांच की मांग पर अडिग है। पहली ये कि अमेरिका में महामारी का स्रोत क्या था, दूसरी ये कि इस महामारी के खिलाफ अमेरिका के फेल होने की वजह क्या थी, और तीसरी ये कि अमेरिका के फोर्ट डेट्रिक समेत दुनिया भर में उसकी 200 से ज्यादा बायो लैब की जांच होनी चाहिए। वैसे चीन इतना भी भोला नहीं है कि उसे पता ना हो कि वुहान लैब को नोबेल प्राइज की बात कहकर वो अपनी जग हसाई करवा लेगा। लेकिन चीन इतना शातिर है कि उसने ऐसा करके वुहान लैब को तो क्लीन चिट दी ही, साथ ही दुनिया को भी मैसेज दे दिया कि चीन वुहान लैब को लेकर किसी इंटरनेशनल जांच को बर्दाश्त नहीं करेगा। आज तक ब्यूरो। खबरदार में अब बात कारोबार की। अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, अलग अलग कारोबारों पर असर पड़ेगा कोविड का, ये तो स्पष्ट रहा। लेकिन अभी तमाम जो कंपनियां हैं वो इस कोशिश में जुटी हैं कि इसके असर को कम कैसे कर सकें और इसके लिए तमाम तरह की छूट और सेल्स की घोषणा करनी है। वैक्सीन लगवाओ और डिस्काउंट पाओ, यह फॉर्मूला अब कारोबार बढ़ाने के लिए ज्यादातर निजी कंपनियां अपनाती जा रही हैं। हवाई यात्रा से लेकर होटल में रुकने तक या रेस्तरां में खाना खाने तक वैक्सीन लगवाने वालों के लिए डिस्काउंट की बौछार हो गई है। इंडिगो एयरलाइन ने वैक्सीन लगवा चुके लोगों को हवाई सफर पर 10% की छूट देने की पेशकश की है। मैकडॉनल्ड्स टीका लगवाने वाले ग्राहकों को 500 रुपए के न्यूनतम ऑर्डर पर 20% की छूट दे रहा है। ग्रोफर्स वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए वैक्सीन लगवा चुके लोगों को 1 महीने के लिए स्मार्ट बचत क्लब का सब्सक्रिप्शन फ्री में दे रही है। जानकारों का मानना है कि इस तरह के ऑफर से निजी कंपनियां उन लोगों को इंसेंटिव दे रही है जो वैक्सीन लगवाने से डरते हैं और वैक्सीनेशन अभियान में तेजी ला रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सही तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया और लोगों ने टीका नहीं लगवाया तो देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है। lot of people have come forward to get vaccinated. Children have come forward. Parents have brought their children to get them vaccinated and be part of the trial. We need to develop vaccines for children also, because if we have to control this pandemic, everyone should be vaccinated. जाहिर है ये ऑफर्स कंपनियों की बिक्री बढ़ाने में मददगार होंगे तो वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने में भी इनका योगदान रहेगा। इस तरह के ऑफर्स की सबसे पहले शुरुआत बैंकों ने की थी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वैक्सीन लगवा चुके ग्राहकों को एफडी पर 25 बेसिस पॉइंट्स ज्यादा ब्याज दे रहा है। यूको बैंक ग्राहकों को एफडी पर 30 बेसिस पॉइंट्स ज्यादा ब्याज दे रहा है। जानकारों के मुताबिक इस तरह के ऑफर कारोबार बढ़ाने में मददगार हो या न हो, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को बचाने में ये दोहरी भूमिका निभा रहे हैं। इस तरह के ऑफर अलग अलग शहरों में भी जारी है। इंदौर में बस ऑपरेटर फ्री टिकट का तोहफा वैक्सीन लगवाने वालों को दे रहे हैं। शहर के मॉल्स लकी ड्रॉ के जरिए वैक्सीन लगवाने वालों को उस सेल्फी स्टिक से लेकर फ्रीज तक गिफ्ट कर रहे हैं।
यानी देश में वैक्सीन की मुहिम अब कारोबार को बढ़ाने से जुड़ गई है। अगर इसने दोनों ही काम कर दिए तो फिर देश की आर्थिक सेहत के साथ ही लोगों के स्वास्थ्य का भी ये ख्याल रख सकती हैं। आज तक ब्यूरो। और आइए अब आपको देते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की 44वीं सालाना बैठक से जुड़ी जानकारियां। रिलायंस की एजीएम में मुकेश अंबानी ने दुनिया को ये बता दिया कि वो भविष्य में क्या करने जा रहे हैं। रिलायंस की एजीएम पर दुनिया के हर निवेशक की नजर थी। मुकेश अंबानी देश के ऐसे कारोबारी हैं जिन्होंने बिजनेस में कभी मार नहीं खाई। वो पहले से ही भांप जाते हैं भविष्य में किस कारोबार में पैसा लगाने से मुनाफा होगा। अभी तक रिलायंस का कोर कारोबार पेट्रोल और गैस था, लेकिन अब रिलायंस ने ग्रीन एनर्जी पर फोकस अपना शिफ्ट कर दिया, क्योंकि ग्रीन एनर्जी को दुनिया का भविष्य माना जा रहा है। रिलायंस नए एनर्जी कारोबार पर अगले 3 साल में 75,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। इसमें से 60,000 करोड़ रुपए रिन्यूएबल एनर्जी पर निवेश किए जाएंगे। जामनगर में 5,000 एकड़ में धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारियां, इसके अलावा सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए प्लांट भी लगाए जाएंगे। एडवांस एनर्जी स्टोरेज बैटरी फैक्ट्री भी बनाई जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए इलेक्ट्रोलाइजर फैक्ट्री भी लगाई जाएगी। रिलायंस का लक्ष्य 2030 तक 100 गीगावाट की सोलर एनर्जी की क्षमता को तैयार करना है। मुकेश अंबानी को ये पता है कि इस समय ग्लोबल वार्मिंग ने दुनिया की चिंता बढ़ाई हुई है। ग्लोबल वार्मिंग से तभी बचा जा सकता है जब दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल बढ़े। मुकेश अंबानी का रिलायंस को अपने 15 साल में कार्बन मुक्त कंपनी बनाने का भी लक्ष्य है। एनर्जी के अलावा मुकेश अंबानी ने एक और बड़ा ऐलान किया, और वो ऐलान है सऊदी अरामको को रिलायंस के बोर्ड में शामिल किया गया। उम्मीद की जा रही है कि इस साल रिलायंस की सऊदी अरामको के साथ डील ऑपरेशनल हो जाएगी। 2019 में मुकेश अंबानी ने सऊदी अरामको के साथ डील का ऐलान किया था। इसके तहत रिलायंस ने ऑयल टू केमिकल कारोबार में 20% हिस्सेदारी अरामको को बेचने का फैसला किया। इस डील में गुजरात की 2 ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल असेट्स शामिल हैं। माना जा रहा है कि ये डील करीब 15 अरब डॉलर की हो सकती है। Chairman of Saudi Aramco and the Governor of the Public Investment Fund to join the board of Reliance Industries Limited as an independent director. He is one of the most renowned names in energy, finance and technology globally. I am sure that we will immensely benefit from his rich experience of running one of the world's largest companies and also one of the largest sovereign wealth funds in the world. His joining our board is also the beginning of internationalization of Reliance. रिलायंस के लिए ये डील गेम चेंजर सिद्ध होगी। इससे रिलायंस को एक मोटी रकम मिलेगी और ये डील भारत की सबसे बड़ी एफडीआई डील भी होगी। इस साल रिलायंस नवी मुंबई में जियो इंस्टीट्यूट भी शुरू करने जा रहा है। सितंबर में रिलायंस गूगल के साथ मिलकर सबसे सस्ता स्मार्टफोन्स लॉन्च करने का भी प्लान बना चुका है। ये फोन स्पीड और फीचर्स के मामले में किसी भी महंगे स्मार्टफोन से कम नहीं होगा। इसके अलावा जियो ने पूरी तरह से मेड इन इंडिया 5G नेटवर्क पर काम करना भी शुरू कर दिया है। रिलायंस की 44वीं एजीएम में सबसे बड़ा ऐलान ग्रीन एनर्जी को लेकर ही हुआ। मुकेश अंबानी ने ये साफ कर दिया है कि अब रिलायंस ग्रीन एनर्जी पर फोकस करेगा और भारत को सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी निर्यातक बनाने पर कंपनी काम करेगी। तो अब साफ है कि मुकेश अंबानी डेटा किंग से एनर्जी किंग बनना चाहते हैं। आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।